Hello girls, how are you all? I hope so you all are fit and fine and doing well with your studies also and happy and healthy also. We are studying the chapter राष्ट्र के स्वरूप। हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद मैंने आपको कुछ पैराग्राफ्स भी पढ़ाए हैं पिछले वीडियोस में। आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर अच्छे से, और इसके आप साथ साथ में जो कठिन पंक्तियां हैं, जो कठिन पैराग्राफ्स हैं, उसके नोट्स भी वीडियोस को देख के दोबारा जो है बेटा वो प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा सा वैसे तो थोड़ा सा ये आपको थोड़ा कुछ बच्चों को ये बोरिंग भी लग सकता है थोड़ा सा चैप्टर, क्योंकि केवल थियोरी है इसमें, लेकिन जब हम दिल से और भावना से इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम इसमें काफ़ी चीज़ें पाते हैं कि किस तरह से एक राष्ट्र के स्वरूप के लिए और किसी भी देश के लिए या अपने भारत देश के लिए ही जब हम एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की उसमें ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भूमि, जन और संस्कृति कितने इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम किस तरह से भूमि का संरक्षण करें और कैसे हम अच्छे एक जन बने और किस प्रकार से हम अच्छी संस्कृति को डेवलप करें अपने अंदर, अच्छे सांस्कृतिक गुणों का और सांस्कृतिक विरासत का अपने अंदर समावेश करें और कैसे भारत देश के अच्छे नागरिक बने और किसी भी राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण में हम सहयोग करें अपने राष्ट्र के साथ साथ। तो जब आप ये देखते हैं, जैसे कि आपने कोविड के समय में देखा कि दूसरे राष्ट्रों ने परस्पर एक दूसरे की मदद की और कई देशों ने एक दूसरे को, यहाँ तक कि भारत में भी जब दूसरी लहर पीक पे पहुंची अप्रैल के समय में, मई में, खासतौर से मई में बहुत ख़राब गया वो समय बहुत लोगों के लिए, तो किस तरह से दूसरे देशों ने ऑक्सीजन पहुंचाकर, दवाइयां पहुंचाकर भारतवासियों की भी मदद की, और भारत ने भी अपनी तरफ से दूसरे राष्ट्रों में यह बीमारी कम से कम फैले और इस महामारी की रोकथाम हो सके उसके लिए पुरजोर कोशिश की। तो जब हम इस तरह से किसी चीज़ को समझते हैं और इस तरह से एक लॉन्ग दृष्टिकोण से, जब हम किसी भी चीज़ को लॉन्ग दृष्टिकोण से, दूर दृष्टिकोण से समझते हैं, दूर दृष्टिकोण से देखते हैं कि किस तरह से ये जो पढ़ाई है वो आपको एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करती है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हों, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हों और चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के ही क्यों ना हो, जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स है, बायो है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स के बैंकिंग और बाकी या आर्ट्स के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वगैरह, वो सब आपको फाइनेंशियली सिक्योर करते हैं, वो आपका ब्राइट फ्यूचर बनाने में मदद करते हैं, है ना। लेकिन जो लिटरेचर में जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में आपकी मदद करते हैं। और हम सब तब तक कुछ नहीं है जब तक कि एक अच्छे इंसान नहीं है। ये कोविड महामारी ने भी हमें, कोविड पेंडेमिक ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि अगर हमें इंसानियत की भावना है, अगर हम सबका भला करते हैं, अगर हमने दुआएं कमाई हैं, तो कोई भी हमारे साथ बुरा नहीं कर सकता और बहुत लोग हमारी हेल्प करने को तैयार होते हैं और हम भी लोगों की हेल्प करने को तैयार होते हैं। और हमने पहले से, क्योंकि ये सब हमारी जमा पूंजी होती है जो हमने पहले से कमाई होती है, तो लाइफ की ऑब्स्टिकल्स के आने पर हम किस तरीके से अपने भूमि का संरक्षण करें, एक अच्छे व्यक्ति बने और किस तरह से जो संस्कृति हमारा हमें गुण सिखाती है उसका समावेश करके हम किसी भी राष्ट्र का केवल निर्माण ना करें इन तीन तत्वों से, भूमि, जन और संस्कृति से, बल्कि उस राष्ट्र के एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक भी बने। ये चैप्टर हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। तो मे बी अ लिटिल बिट बोर आपको लग सकता है, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि कुछ कई बातें इसमें बताई गई हैं, लेकिन जब आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और गूढ़ता से पढ़ते हैं तो ये चैप्टर हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर में आगे क्या है। हाँ, तो देखिए बेटा, हम लोग जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हम लोग भूमि, जो राष्ट्र का प्रथम तत्व है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। और लास्ट वीडियो में
हम लोगों ने जो बात की थी वो इस बारे में की है कि जो भूमि है उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी सुंदरता और उसकी महिमा को हम जितना अधिक जानेंगे उतना ही अधिक हमारे भीतर राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होगी, उतने ही अधिक हम राष्ट्रीय बनेंगे। और राष्ट्रीयता की भावना जो प्रबल होगी वो केवल इस तरह से नहीं होगी कि हम केवल वर्बली बोले, बल्कि उसको हम कर्म रूप में भी परिणित कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे देखते हैं कि लेखक क्या कह रहे हैं। मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो ये थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमने कहाँ पे छोड़ा था चैप्टर। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो भूमि के अंदर जो खनिज भंडार पड़ा हुआ है, जो खनिज पदार्थ है, उसमें जैसे बहुत सारे हीरे जवाहरात और बहुत सारी ऐसे मेटल्स निकलते हैं, या ऐसे सौंदर्य छोटे पत्थर, मतलब तो हीरे ही है मेन रूप से, लेकिन और भी जो सौंदर्य प्रसाधन है जिनको कि हम जैसे पहले के समय में अगर आप देखेंगे, पहले के समय की आपने पिक्चर्स देखी होंगी, तो आप जानेंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल था या उसके बाद का काल, पत्थरों से भी, स्टोन से भी, डिफरेंट टाइप के स्टोन से भी जो स्त्रियां थी या जो पुरुष थे वो अपने सौंदर्य प्रसाधनों को बनाते थे या उसका रूप मंडन और बाकी चीजें करते थे। तो ये जो छोटे पत्थर हैं उनसे उनका कितना भाग रहा है इस चीज में, और हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने आगे बताया है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। तो क्या कह रहे हैं वो कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। अब यहाँ पर जो लेखक कहना चाह रहे हैं उसमें अगर आप जो इसको आप जरा सी 1 मिनट खुद से भी पढ़िए, इसमें लेखक क्या कह रहे हैं जरा देखिए। आई विल वेट। आप देखेंगे कि इसमें इन पंक्तियों में लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जो राष्ट्रीयता की भावना है वो मनुष्य के अंदर तभी जागृत होती है जब वो अपनी भूमि और आकाश और अपने वातावरण से भली भांति परिचित होता है। क्या कहना चाह रहे हैं लेखक, जो इसके पहले का पैराग्राफ ये है जो हमने पढ़ा, और इस पैराग्राफ में लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जो राष्ट्रीयता, और यही आपका प्रसंग भी होगा, ध्यान दीजिए, यही आपका प्रसंग भी होगा कि राष्ट्रीयता की भावना तभी जागृत होगी जब हम अपनी भूमि, अपने आकाश और अपने वातावरण से भली भांति परिचित हो जाएंगे। और राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में जो अपनी भूमि है और उससे उनको जो बाकी भूमि के साथ जो अंतरिक्ष की बारे में भी जानकारियां अगर वो इकट्ठी करते हैं तो वो बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि जब हम अपने अंतरिक्ष के बारे में भी जानेंगे कि पृथ्वी के साथ साथ, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, अर्थात पृथ्वी के साथ साथ हमको आकाश के बारे में भी, अंतरिक्ष के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। और वो जो भूमि है या जो अंतरिक्ष है इसकी जिज्ञासा जगानी आवश्यक होगी। किनमें? नवयुवकों में, राष्ट्र के नवयुवकों में। तो हम नवयुवकों के बारे में किसके बारे में बात कर सकते हैं? जो आपसे बड़े बच्चे हैं, आपसे बड़े लोग हैं, या हम लोग हैं, या फिर हम आपके बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आप भी धीरे धीरे अब यूथ की ओर, यूथनेस की ओर बढ़ेंगे। तो जब आप भी यूथ बनेंगे, बड़े बनेंगे, तो आप भी नवयुवक हो जाएंगे। तो इतना जान लीजिए कि ये पैराग्राफ जो है ये आपके बारे में ही बताया गया है, और इस जिज्ञासा को जगाना ही हमारा कर्तव्य है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इस जिज्ञासा को जगाना ही हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो चलिए जरा से इसको हम समझते हैं, इसकी व्याख्या समझते हैं कि अगर आपको लिखना है तो आप किस तरह से लिखेंगे। इसको एक बार आप फिर से रीड करिए 1 मिनट। देखिए लेखक यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि
ये बहुत आवश्यक होगा कि हम अपनी भूमि की जानकारी जो है वो प्राप्त करें, और भूमि और आकाश के बीच में जो कुछ भी अंतराल है, जो कुछ भी चीजें हैं और उसमें जो भी भरी सामग्रियां हैं, उसका ज्ञान भी हमें प्राप्त हो। और सागर को हम क्या कहते हैं? सागर को हम रत्नाकर भी कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर और रत्नों की राशियां हैं, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसमें हम बताएंगे कि जो सागर है उसको, समुद्र को रत्नाकर भी कहा जाता है, और वो वास्तव में रत्नों का भंडार है। तो ये जो रत्न है, जलचर है, ये सब वास्तव में क्या है? हमारी संपत्तियां हैं, हमारे राष्ट्र की या किसी भी राष्ट्र की संपत्तियां हैं। जो भी रत्न और जलचर उनके तरफ जो समुद्र है वहां पर है, और इसके प्रति चेतना हमारे अंदर जागृत ही होना चाहिए। उनके तरफ से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पर डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? बल्कि सब भारतवर्ष के अलावा इस विश्व में जितने भी देश हैं, उन सब से जितने भी राष्ट्र बनाए जा सकते हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, उनके बारे में है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का हिस्सा या जो समुद्र का हिस्सा हमारे देश के अंदर आएगा, हमारे देश के नवयुवक उसको जानेंगे, और जो पृथ्वी का और समुद्र का हिस्सा दूसरे देशों के अंतर्गत आएगा या विदेशों के अंतर्गत आएगा, वहां के लोग या वहां के नवयुवक उसको जानेंगे। समझ में आ गया ना? सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो रत्न है, जलचर है, वो हमारी संपत्ति है, इसलिए इसके प्रति हमारे अंदर चेतना जागृत होनी चाहिए। उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। तो जो कुछ भी है हमारी भूमि के अंदर, समुद्र के अंदर, आकाश के अंदर, उन सब के प्रति हमारे अंदर चेतना हो, और जो राष्ट्र के नवयुवक हैं उनके हृदय में अपनी धरती के बारे में, अपने आकाश के बारे में, अपने सागर के बारे में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न हो, कि वो जाने कि उसके अंदर क्या है। जिज्ञासा क्या मतलब? जिज्ञासा मीन्स क्यूरियोसिटी, कि आपके अंदर जब जानने की इच्छा होगी तब आप उसके बारे में कुछ कर पाएंगे। ठीक है? और तभी उनके भीतर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की भावना जागृत होगी। जो अपनी भूमि से, अपने सागर से और अपने आकाश से ही परिचित नहीं होंगे, उन्हें भला अपने राष्ट्र से प्रेम कैसे होगा? लास्ट लाइन देखिएगा आप, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो अपनी भूमि से या अपने सागर से या अपने समुद्र से या अपने आकाश से परिचित नहीं होंगे, उनमें भला राष्ट्र के प्रति प्रेम कैसे होगा? जब तक नवयुवकों के हृदय में इनके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, तब तक वे सोए हुए के समान होंगे, और उन्हें जगाना जो है वो हमारा परम कर्तव्य होगा। समझ में आ गया? उन्हें जगाना हमारा परम कर्तव्य होगा। तो इस तरह से आप जो ये पैराग्राफ है, जो पृथ्वी और आकाश के अंतराल से के लेकर के तब तक हम सोए हुए के समान है के बीच की व्याख्या आप लिखेंगे बेटा। और इसका जो साहित्यिक सौंदर्य है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि लेखक ने यहाँ इस बात पर जोर दिया है कि हम अपनी भूमि, अपने समुद्र और अपने आकाश को भली भांति जान लें, और अपनी इस प्राकृतिक संपदा से भली भांति अवगत हो लें। किसके बारे में कहा है लेखक ने यहाँ पर इस बात पर जोर दिया है कि हम अपनी भूमि, अपने समुद्र और अपने आकाश को भली भांति जान लें, और अपनी इस प्राकृतिक संपदा से भली भांति अवगत हो जाएं, और उसके बारे में जिज्ञासु हूँ। शैली यहाँ पर कौन सी होगी? शैली यहाँ पर विवेचनात्मक है, और भाषा जो है वो शुद्ध परिनिष्ठित साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा है? शैली यहाँ पर विवेचनात्मक है, और भाषा शुद्ध परिनिष्ठित साहित्यिक हिंदी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है? उसके बाद ये वाला पैराग्राफ देखिए, इसको पढ़िए आप जरा। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। इसको आप भी एक बार जरा से पढ़िए, इसको 1 मिनट लगा के इसको रीड करिए कि क्या कहना चाह रहे हैं लेखक।
देखिए, इसमें लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जो राष्ट्र का भौतिक स्वरूप है उसका विकास करने के लिए विज्ञान और उद्यम दोनों का सहयोग हमको लेना पड़ेगा। विज्ञान आप जान रहे हैं जो साइंस है, और उद्यम अर्थात उसके साथ मेहनत भी करनी होगी। साइंटिफिकली जो चीजें, जो रिसर्च हमारे सामने आ रहे हैं उनके साथ हमें भूमि को जोड़ना होगा, आकाश तत्व को जोड़ना होगा, समुद्र तत्व को जोड़ना होगा, और जो भी कुछ हम भूमि की संरक्षण के लिए और भूमि की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं वो हमें करना होगा। समझ में आया? ये यहाँ पर लेखक का कहना है। तो चलिए इसको हम जरा से एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जो राष्ट्र का भौतिक स्वरूप है उसको उन्नत बनाने के लिए हमें जो विज्ञान और उद्यम है उन दोनों का सहयोग लेना होगा। हम एक से काम नहीं चला सकते हैं, हमको विज्ञान भी चाहिए और उद्यम भी चाहिए। हम केवल विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, सारी चीजें, सारा नॉलेज हमारे पास हो और हम कुछ करें ना तो भी काम नहीं चलेगा। और हम जो है वो केवल शारीरिक श्रम ही करते रहें और किसी चीज के बारे में हमको नॉलेज ही ना हो तो हमारा जो शारीरिक श्रम होगा वो किधर जाएगा? वो गलत दिशा की ओर जाएगा, हमको उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि हम उन दोनों के परस्पर सहयोग से अपनी धरती को पहचानें, और इस कार्य को हमें प्रसन्नता के साथ और पूरे उत्साह के साथ और अथक परिश्रम के साथ करना होगा। बहुत परिश्रम हमें इसमें लगाना होगा और तभी हमारे राष्ट्र का विकास हो पाएगा या किसी भी राष्ट्र का विकास हो पाएगा। इसके साथ साथ लेखक यहाँ पर यह कह रहे हैं हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे। क्या कह रहे हैं लेखक? कि हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रही। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कहा जा सकता है व्याख्या की दृष्टि से। इन दोनों को मिला करके एक पैराग्राफ आपके एग्जामिनेशन में 12th में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं इसको एक एक पंक्ति को बार बार बता रही हूँ आपको कि वहां पर ये कह रहे हैं कि हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो राष्ट्र की उन्नति है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान हो, प्रत्येक व्यक्ति का योगदान राष्ट्र की उन्नति में लिया जाए, और राष्ट्र में जितने भी हाथ हों उनमें से कोई भी हाथ जो है वो खाली ना रहे। कोई जितने भी हाथ राष्ट्र में हो, उस राष्ट्र में, किसी भी राष्ट्र में, वो राष्ट्र के कोई भी हाथ जो है वो खाली ना हो। प्रत्येक हाथ को राष्ट्र संवर्धन में अपना योगदान देना चाहिए, और ऐसा होने पर भी हमारा राष्ट्र समृद्ध हो सकेगा और अपनी अतीत समृद्धि को हम पुनः प्राप्त करके महिमा मंडित कर पाएंगे। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जितने भी हाथ हैं उनमें से कोई खाली ना रहे और प्रत्येक हाथ को राष्ट्र संवर्धन में अपना योगदान देना होगा, और ऐसा होने पर भी हमारा राष्ट्र समृद्ध हो सकेगा और अपनी सारी अतीत समृद्धि को, जो भी पुरानी समृद्धियां हैं, ये देखिए लास्ट लाइन पढ़िए, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा प्रत्येक राष्ट्र का हाथ राष्ट्र के संवर्धन में और राष्ट्र की उपयोगिता में सहयोग देगा, अपना योगदान देगा राष्ट्रीय संवर्धन में, तभी हम अपने राष्ट्र को समृद्ध कर पाएंगे और अपनी अतीत समृद्धि को पुनः प्राप्त करके उसका महिमा मंडन भी कर पाएंगे। विज्ञान की सहृदयता लेकर हमें हर हाथ को रोजगार देना होगा और तभी हमारा राष्ट्र जो है वो समृद्ध होगा। ठीक है, इसको आप इस चीज से भी जोड़ सकते हैं कि जो वैज्ञानिक रूप से हमने जो तरक्कियां कर ली हैं, जो सारी चीजें हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं बेटा? उनको हम ये कर सकते हैं कि जो विज्ञान है उसकी हम सहायता लें और हम हर हाथ को काम दें, रोजगार दें, और तभी हम अपने राष्ट्र को समृद्ध कर पाएंगे। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति के पास रोजगार होगा तो न केवल वो अपनी भूमि के बारे में अच्छे से सोचेगा, बल्कि वो किसी भी, क्योंकि उसके पास रोजगार होगा तो पैसा होगा, जिससे उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो क्या होंगी? पूरी होंगी। तो जब वो पूरी होंगी तो व्यक्ति जो है वो किसी भी तरह के गलत काम में
इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये भी एक तरह से राष्ट्रीय समृद्धि होगी। इसको आप इस तरह से भी, ये तो जितना बताया है ये तो लिखेंगे ही, इसके साथ ही आप ये भी लिख सकते हैं कि इससे एक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि यदि व्यक्ति को हम रोजगार देंगे, मदद लेंगे साइंस की, विज्ञान की, और उससे व्यक्ति जो है वो जब समृद्ध होगा तो वो अपने राष्ट्र को भी पुनः संवर्धित करने का पूर्ण प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे जो साहित्यिक विशेषता होगी वो क्या होगी? साहित्यिक विशेषता होगी कि लेखक के मत से विज्ञान का जब हम उपयोग करेंगे तो हमें अपने परिश्रम और उद्यम को भी राष्ट्र के विकास में लगाना होगा। फिर से बता रहे हैं कि जब हम विज्ञान का उपयोग करेंगे राष्ट्र की संवर्धता में, तो हमको परिश्रम और उद्यम को भी राष्ट्र के विकास में लगाना होगा। और विज्ञान का उपयोग हम रोजगार के सृजन के लिए करेंगे और किसी भी हाथ को बेरोजगार करने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले इसके लिए करेंगे। सभी राष्ट्रवासी अपने परिश्रम और उद्यम से राष्ट्र को संपन्न बनाएं। ये क्या होगा कि ये एक ये भी चीज इसमें निकल करके आती है कि जितने भी राष्ट्रवासी हैं वो अपने परिश्रम से और अपने उद्यम से राष्ट्र को जो है वो संपन्न बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर जो ये पैराग्राफ है आपका, ये सरल भाषा में लिखा गया है, तो सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग है इसमें। जबकि इसके पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि भाषा जो है वो शुद्ध परिनिष्ठित साहित्यिक हिंदी है, और ये भाषा जो है वो सरल सहज खड़ी बोली है, और शैली अगेन विवेचनात्मक है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो राष्ट्र का प्रथम अंग है आपका भूमि, इसके बारे में इसको हम पूर्ण रूप से पता कर चुके हैं। इसको मतलब इसको पूरा पढ़ा चुके हैं, और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और पूरे पैराग्राफ्स आप सुनिए और ध्यान से जो भी आपको समझ में ना आए उसको फिर से देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए, और इसको व्याख्या को भी अपने, जैसे आप 11th क्लास में लिखते थे, जिन भी बच्चों ने मेरे से पढ़ा है वो जानते हैं कि जैसे अगर ये पैराग्राफ है तो पृथ्वी डैश 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 करके और हम सोए हुए के समान है, तो उसके बाद इसकी व्याख्या आप अपनी फेयर कॉपी में खुद से लिखिए। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और बीच बीच में मैं भी आपको क्वेश्चंस देते रहूंगी, बीच बीच में मैं आपको रिटन असाइनमेंट टाइप का भी दूंगी। अब जो मैं असाइनमेंट दूंगी उसको भी आप अपने फेयर कॉपी में ही करेंगे। ध्यान से सुनिए, अब जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी उसको आप अपने फेयर कॉपी में ही करेंगे। बीच बीच में मैं हर हफ्ते आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, तो उसको आप अपने फेयर कॉपी में करिएगा। जब मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रोजेक्ट करना है और फाइल में करना है, तब आप प्रोजेक्ट को फाइल में करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया आपको कि हम जो है हर चैप्टर के बाद आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस देंगे या किसी भी तरह का कोई भी रिटन वर्क देंगे, तो उसे आप अपनी फेयर कॉपी में ही करेंगे। अभी जब आप जो प्रोज की कॉपी बनाई है, प्रोज की कॉपी में इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, या जो भी वर्क हम आपको देंगे, ठीक है, चाहे एक छोटा सा निबंध लिख के देंगे, कुछ भी ऐसा देंगे कि जिससे आपको आगे फायदा हो, आगे आप उसकी व्याख्या को अच्छे से लिख पाए। और इसके अलावा जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसकी व्याख्या आप डेली टू डेली अपनी कॉपी में लिखेंगे। समझ में आ गया? तो इसको आप पढ़ लीजिए, इसको देखिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू।